सो हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। 30 साल पहले पहली बार या शायद आखिरी बार कश्मीर में टूरिस्ट पे हमला हुआ था। बल्कि हमला क्या, एक साथ 6 टूरिस्ट और उनके साथ 2 गाइड थे। तारीख थी 4 जुलाई 1995, 4 जुलाई 1995। 6 टूरिस्ट कश्मीर घूमने गए थे। उनमें से 2 अमेरिकन थे, 2 ब्रिटिश थे, एक जर्मन स्टूडेंट था और एक नॉर्वे के एक्टर थे। ये 6 लोग थे। 6 के 6 लोगों का एक ग्रुप था, 2 गाइड थे और उनको इसी पहलगाम में घुमाने के लिए लेके गए थे। 4 जुलाई 1995 को ये लोग उसी पहलगाम की घाटी में थे। तभी 40 टेररिस्ट आए और उन 40 टेररिस्ट ने इन सभी को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद ये उन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद उन्होंने सरकार से मांग की। उस वक्त जैश-ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर, जिसे बाद में कांधार में छोड़ा गया था, उस वक्त वो जेल में था। कांधार इंसिडेंट से पहले एक कोशिश मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने की इसी इंसिडेंट से हुई थी 1995 में 4 जुलाई। तो इन 6 विदेशी टूरिस्ट के बदले में आतंकवादियों को लगा इसमें अमेरिकन भी है, ब्रिटिश भी है, जर्मन भी है, नॉर्वे के भी है, तो भारत सरकार पर दबाव पड़ेगा और वो मौलाना मसूद अजहर को छोड़ देंगे। तो वो उन्हें उठाकर ले गए। इसके बाद निगोशिएशन शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, लेकिन महीना बीत गया, कुछ ब्रेकआउट हुआ नहीं। 13 अगस्त 1995 को पहली बार जो नॉर्वे के एक्टर थे हैंस क्रिश्चियन हॉस्ट्रो, इनकी लाश पहलगाम से दूर एक जगह पड़ी हुई मिली। उसका सर गायब था। 6 टूरिस्ट में से एक को मार दिया गया था। इसके बाद अब और तेजी आई बातचीत के लिए। बीच में मीडिएटर भी पड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नॉर्वे की इस टूरिस्ट के मौत के बाद 17 अगस्त 1995 को इनमें से एक जो अमेरिकन सिटीजन था जॉन चिल्ड्स, ये किसी तरह आतंकवादियों को चकमा देकर उनके चंगुल से निकल भागने में कामयाब रहा। 17 अगस्त को 4 जुलाई 1995 को इनका किडनैप हुआ था। 13 अगस्त को नॉर्वे के सिटीजन को मार दिया गया। उसके 4 दिन बाद 17 अगस्त को यह अमेरिकन किसी तरह उधर से भाग निकला। अब बचे 4 बंधक जो चारों विदेशी थे। इसके बाद कोशिश शुरू हुई। बाद में एक आतंकवादियों का बयान आता है कि लगता है सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम कुछ बातचीत नहीं करेंगे। 1995 की वो बात है, आज 2025 में हम बैठे हैं। 30 साल बीत चुके हैं। बाकी के 4 बंधकों का क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चला। बस यही है कि ये लोग लौटकर वापस अपने फैमिली के पास गए नहीं। तो इशारा साफ था, उन चारों को मार दिया गया। उसके बाद एक ऑपरेशन चला था उसी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पहलगाम के इर्द गिर्द, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 30 साल के बाद इसी पहलगाम में 22 अप्रैल को 5 आतंकवादी उसी पहलगाम में पहुंचते हैं। पहलगाम के एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पे। यहाँ पर सैलानी अमूमन चाय पीने, कहवा पीने, कोल्ड ड्रिंक लेने, रिफ्रेशमेंट लेने के लिए आते हैं। वहाँ पर कुर्सियां भी होती है, वहाँ बैठे और वहीं पे नहर भी बह रही है। खूबसूरत मंजर होता है। तो 22 अप्रैल को भी ये लोग पहुंचे थे और अचानक गोलियां चलने लगती है। तो ये लोग कौन थे, कैसे आए, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन हुई, तो वही कहानी आज आपके सामने। तो वही कहानी आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। असल में ये जो पहलगाम का एरिया है, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और जंगल भी ऐसे नहीं, घने जंगल है। इन जंगलों के ऊपर की खासियत ये है कि सर्दियों के महीने में इन जंगलों में बर्फ पड़ती है। तकरीबन 10 फुट गहरे तक बर्फ जम जाती है। तो सर्दियों में इन बर्फ के बीच में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेररिस्ट के लिए ये जंगल सबसे सेफ जगह मानी जाती है। और ये जंगल भी इतना फैला हुआ है कि ये पहलगाम से होते हुए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के तराल तक चला जाता है। तो जब सर्दी पड़नी शुरू होती है तो इस जंगल में जितने भी आतंकवादी पनाह लिए होते हैं वो नीचे उतर जाते हैं। कुछ जो सरहद पार से आते हैं वो सरहद पार लौट जाते हैं। जो लोकल है वो लोकल अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। जैसे ही सर्दी खत्म और गर्मी शुरू होने वाली होती है, सरहद पार से घुसपैठ शुरू होती है और ये आतंकवादी जंगल में पहुंच जाते हैं। इनकी पूरी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये न सड़क का इस्तेमाल करते हैं, न गाड़ियों में चलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कश्मीर घाटी में जगह जगह पर नाकाबंदी है, वहाँ पर फोर्सेस भी लगी हुई है और आप पकड़ में आ सकते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग इस बात की होती है कि जब तुम सरहद पार से जाओगे तो तुम्हें पैदल चलना है और ये पूरा सफर पैदल ही काटना है। और इन्हें जंगलों में चलने की ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में ये भी कि जंगल में आप कैसे तेज कदम से चलोगे ताकि जो बाकी फोर्सेस है उनसे तुम आगे रहो, क्योंकि जंगल और पहाड़ पर गाड़ियां तो चल नहीं सकती। तो आपके पीछे अगर पुलिस या मिलिट्री या फोर्स भी लगी हुई होगी तो वो भी उसी तरह आपके पीछे पैदल पैदल आएगी। तो इनको बाकायदा पैदल चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। एवरेज 10 मिनट में ये बिना भागे हुए भी कम से कम 1 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। हम घने जंगल की बात कर रहे हैं, सीधी सीधी सड़क वाली नहीं। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं उसमें 10 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस वो लोग
पैदल काट लेते हैं। पाकिस्तान से 3 आतंकवादी लास्ट ईयर के एंड में यहाँ पर पहुंचे। इनमें से एक का नाम है अबू तलहा, दूसरे का नाम है आसिफ फौजी और तीसरे का नाम है सुलेमान शाह। अक्टूबर एंड में ये लोग सरहद पार से पहुंचे। अब ये नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद ये जंगल होते हुए जो कुछ बस्तियां होती है जहाँ इनके लोकल हैंडलर्स होते हैं, ये उन तक पहुंचते हैं। तो ये लोग पहले नीचे ही रहे। इसके बाद जैसे ही ठंड खत्म हुई, अब फरवरी के बाद गर्मी शुरू हुई, अब तक इनके छुपने का ठिकाना जो था वो तराल की तरफ था। फिर वो यहाँ से निकलते हैं। लास्ट ईयर अंडर टनल में एक आतंकवादी हमला हुआ था, 7 लोगों की मौत हुई थी। ये जो आतंकवादियों का ग्रुप था पाकिस्तान से आया हुआ था। शक ये है कि ये इन्हीं का काम था। उस हमले के बाद ये तराल से होते हुए पहलगाम में पहुंचते हैं। पहलगाम की तरफ आते हैं और छुपे रहते हैं। जंगलों में ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये अपने पास कोई गैजेट भी नहीं रखते सिवाय हथियार के। गैजेट ना रखने से किसी भी तरह का जैसे फोन या फिर ऐसी चीज ये पता ही नहीं चलता कि इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है। इनको जब जब किसी से कांटेक्ट करना होता है तो इनका पहले से ही ये फिक्स होता है कि ये कहाँ पे होंगे, कहाँ पे मैसेज देंगे, किस पॉइंट पे मिलेंगे, क्या जरूरत की चीजें हैं। यहाँ तक कि इनके ट्रेनिंग का पार्ट इनका खाना पीना भी होता है कि अगर जंगल में हो तो जंगली चीजें ही खाओगे। इनको ट्रेनिंग जो दी जाती है खास तौर पर, जिस ग्रुप ने इस हमले को क्लेम किया है, द रेजिस्टेंस फोर्स TRF, पाकिस्तानी आर्मी इन्हें ट्रेनिंग देती है। ये लश्कर तैयबा का ही एक विंग है TRF, जिसने क्लेम किया है इस हमले के लिए। और ये बहुत पुराना संगठन नहीं है। 2019 में इसका गठन हुआ जब कश्मीर को स्टेट से हटाकर वहां पर 370 लागू किया गया। उसी के बाद 2019 में खास तौर पर इसी 370 के खिलाफ इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया गया। सोशल मीडिया का सहारा लेकर कश्मीर के नौजवानों को ये गुमराह करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने की कोशिश करते हैं। शेख सज्जाद इस TRF का हेड है जो इस वक्त पाकिस्तान में है और वहीं से इसको ऑपरेट करता है। तो उसने इस TRF के 3 लोगों को इंडिया भेजा। अब ये जंगल में भटक रहे, सड़क के रास्ते चल नहीं रहे और चलते फिरते ये लोग आखिरकार तराल से पहलगाम पहुंचते हैं। अब ये पहलगाम के जंगलों में है। अब यहाँ पर 2 रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट ये है कि जो इन 3 लोगों को भेजा गया तो इनका टारगेट ये था कि जुलाई में जो अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, पहलगाम इसका मेन बेस कैंप है। पहलगाम से ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। क्योंकि मेन बेस कैंप है तो वहां पर लोगों को पहुंचना होता है। तो इनका प्लान ये था कि उनको मेन बेस कैंप में जाकर कुछ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना है। क्योंकि जुलाई में अभी वक्त था, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी था। तो अभी ये लोग उसी पहलगाम के जंगल के ऊपर है। टूरिस्ट पर क्योंकि 30 साल में अब तक हमला हुआ नहीं, तो जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां थी तो इस बात को लेकर इतनी अलर्ट थी नहीं। उसकी वजह यह है कि टूरिस्ट स्पॉट जितने भी कश्मीर के हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो या फिर श्रीनगर हो। श्रीनगर में तो खैर फोर्स वैसे भी रहती है तो कभी निशाना नहीं बनाया गया। तो इंडियन फोर्सेस इस बात को लेकर बेफिक्र थे। दूसरी बात ये थी कि कुछ वक्त पहले से, शायद से साल 1.5 साल, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे खासतौर पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां 0 एक्टिविटी की रिपोर्ट थी कि कोई टेररिस्ट या फिर आतंकवादी इस पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है ही नहीं। रिपोर्ट थी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर टेररिस्ट है जो एक्टिव है, लेकिन उनकी भी रिपोर्ट ये थी कि उनकी जो प्लानिंग है कि कश्मीर में जैसे रेलवे की जाल बिछ रही है तो रेलवे को निशाना बनाना, या फिर गैर कश्मीरी जो एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो या फिर अलग अलग फील्ड में, तो गैर कश्मीरी कर्मचारियों को निशाना बनाना या वहां की रेलवे पर अटैक करना, ये उनके टारगेट की रिपोर्ट थी हमारी खुफिया एजेंसियों के पास। लेकिन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के तमाम खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं थी। और जो 95 का मैंने जो इंसिडेंट बताया विदेशियों के किडनैप का, उसके बाद से बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे हमले हुए कश्मीर में, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट को कभी निशाना नहीं बनाया गया। उसकी वजह एक है, इसमें 3 पाकिस्तानी थे लेकिन साथ में 2 लोकल कश्मीरी टेररिस्ट भी इन्वॉल्व थे। और ये 2 वो थे जो 2017 में पाकिस्तान गए, उन्होंने बाकायदा TRF के मेंबर के साथ ट्रेनिंग ली और लास्ट ईयर 2024 में ये वापस लौटे। इन 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ ही ये लौटे, इनके लोकल गाइड बनकर, क्योंकि इन्हें पता था जंगल का रास्ता कहाँ से निकलना है, कहाँ उतरना है, कहाँ छुपना है, कहाँ गुम होना है। तो ये लास्ट ईयर ही लौटे थे। तो इसके बाद अब ये पहलगाम के पास थे। सुरक्षा एजेंसियों के पास कोई इनपुट नहीं थी क्योंकि टूरिस्ट के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, और पहलगाम जैसा जहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। अब ये जो इलाका था जहाँ पर सारे टूरिस्ट जमा हुए थे, ये घाटी का एक हिस्सा है उसी पहलगाम का। यहाँ जाने के लिए आदमी या तो फिर पैदल जा सकते हैं या आप घोड़े पर जा सकते हैं। गाड़ियाँ चल नहीं सकती, जंगल है, पहाड़ी है। इसका मतलब यह है कि अगर उस जगह पर कुछ होता है तो वहाँ पर फोर्सेस, पुलिस, आर्मी को पहुंचने में वक्त लगता है। तो पहलगाम एक काफी बड़ा इलाका है। अब आतंकवादियों ने जिस स्पॉट को चुना वो स्पॉट ऐसा था कि वहाँ पर लोग घूमने आते हैं, थक जाते हैं, तो वहाँ पर स्नैक्स के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए चाय, कॉफी,
कहवा, कोल्ड ड्रिंक, तो इन चीजों के वहाँ पर रेस्टोरेंट से बाकायदा वहाँ पर कुर्सियां भी लगी हुई है, वहाँ पर लोग फोटोग्राफी करते हैं, तो वहाँ पर सारे ग्रुप्स एक साथ जमा होते हैं। तो ये आतंकवादियों को पता था और इत्तेफाक से इसी स्पॉट के ऊपर थोड़ा ऊपर जंगलों में ये लोग छुपे हुए थे। इन्होंने उतरने के बाद शायद वो लोकल थे, उनके पास से उन्होंने रेकी भी की थी। रेकी करने के बाद इन्होंने ये तय किया कि अब ये नीचे उतरे तो वहाँ पर बहुत सारे सैलानी थे, टूरिस्ट थे। अब इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। एक नया ट्रेंड ये हो गया कि आजकल टेररिस्ट अटैक के दौरान जो टेररिस्ट होते हैं वो बॉडी कैमरा कैरी करते हैं या फिर अपने हथियार पर कैमरा लगा देते हैं ताकि वो जो कर रहे हैं उसको शूट कर सके। इसलिए करते हैं ताकि आगे जाकर उस चीज का प्रोपोगंडा कर सके, प्रचार प्रसार कर सके अपने संगठन में। तो यहाँ पर भी इन आतंकवादियों के बॉडी पे भी कैमरा था, उनके गन पे भी कैमरा था। लेकिन सोशल मीडिया पर जो बहुत सारी तस्वीरें आ रही है इस शूट आउट के बाद की, उनमें से उस बॉडी कैमरे की शायद तस्वीरें नहीं है। टेररिस्ट के बॉडी कैमरा या फिर उनके हथियार के कैमरे से ली हुई तस्वीरें यहाँ पर नहीं है। तो जब ये शूट कर रहे थे तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ के कर्मचारी थे, मुलाजिम थे, जो लोकल कश्मीरी लोग हैं वो भी थे, गाइड भी थे, घोड़े वाले भी थे, सैलानी भी थे। तो ये आपस में बात भी कर रहे थे जोर जोर से गोली चलाते वक्त। तो जो बात कर रहे थे ये 5 लोग, उनमें से 3 लोग जिनकी बोली और भाषा एक जैसी थी और बाकी 2 लोगों की एक जैसी थी। जो 3 मेन टेररिस्ट बात कर रहे थे वो उर्दू में बात कर रहे थे, वो उर्दू जो पाकिस्तान में बोली जाती है, वैसी उर्दू हमारे देश में भी बोली नहीं जाती। तो उनके बोलचाल से वहाँ के लोकल कश्मीरियों को ये तो पता चल गया था कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। लेकिन जो 2 बाकी आतंकवादी थे वो बात कर रहे थे लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में। बाकी जो वहाँ पर लोकल कश्मीरी थे उन्होंने उन दोनों की बोलचाल से पकड़ लिया कि ये लोग लोकल हैं। इसीलिए जब इंसिडेंट के बाद जब पूछताछ हुई तब पहली बार यह खुलासा हुआ कि इस अटैक में 2 लोकल मिलिटेंट शामिल थे और वो दोनों कश्मीरी थे और 3 पाकिस्तानी थे। फिर चश्मदीदों के हवाले से ही उनके स्केच बनाए गए। अब ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन आतंकवादियों ने तकरीबन 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलियां चलाते वक्त लोगों को अपना धर्म पूछा गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग होने के लिए कहा गया और जो हिंदू लोग थे उनको अपनी फैमिलीज के सामने मार दिया गया। 10 मिनट बाद वो लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए, क्योंकि उनको पता था कि बहुत ही जल्द वहां पर फोर्सेस भी पहुंचेगी। तो उसी पहलगाम से वो वापस उस जंगल में दाखिल हुए और जंगल के अंदर घुसने के बाद वो वहां से गुम हो गए। अब हमारी फोर्सेस या फिर बाकी लोगों के सामने दिक्कत ये होती है कि क्योंकि जंगल में इन लोगों को चढ़ने की पूरी ट्रेनिंग हुई है और कई बार मुखबिर के द्वारा एक खबर दी गई कि वहाँ पर कुछ टेररिस्ट है, कि वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के जंगल में है, कभी तराल में है, कि वो सोनमत की तरफ से उधर से आ गए हैं। लेकिन जब तक यह खबर मिलती है और हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है तब तक ये अपनी जगह बदल चुके होते हैं। ये लोग जगह बहुत तेजी से बदलते हैं क्योंकि इनको 10 मिनट में 1 किलोमीटर का सफर तय करने की आदत है। तो आप सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में जब फोर्सेस उनके पीछे पड़ी हुई है तो ये लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं और ऊंचाई की तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है। इन लोगों को ये भी ट्रेनिंग होती है कि ये -10 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो इस वक्त भी रिपोर्ट यही है कि ये लोग जंगल में है, लेकिन ये जंगल इतना विशाल, इतना बड़ा है कि इस जंगल को खंगालने में ही काफी वक्त लग जाता है। कई बार ऐसे होता है कि खाने पीने की चीजें लेने के लिए लोग नीचे आ सकते हैं, लेकिन इनके ट्रेनिंग का पार्ट ये भी है कि ये लोग खाना पीना भी जंगल के हिसाब से कर लेते हैं। तो हमारी जो मिलिट्री की टीम है इस वक्त जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी तक की जो इंटेलिजेंस, NIA की इन्वेस्टिगेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो शुरुआती तफ्तीश है, उसके बाद जो चीजें निकल कर आई वो ये थी कि पहलगाम के हमले में जो 22 अप्रैल को दोपहर को 3 बजे के दरमियान अंजाम दिया गया, जिसमें 5 टेररिस्ट शामिल थे, जिनमें से 3 पाकिस्तानी थे और 2 लोकल कश्मीरी। इन्हीं 2 लोकल कश्मीरियों में से एक था जिसका नाम था आदिल। आदिल लीगल वीजा पे पाकिस्तान गया था बाघा बॉर्डर के थ्रू, और वहां जाकर वो POK गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वहां उसने TRF के अंडर ट्रेनिंग ली और वो लास्ट ईयर 2024 को वापस लौटा। आदिल के ऊपर इल्जाम यह है कि पाकिस्तान से आए हुए बाकी के 3 टेररिस्ट को उसने पनाह दी और उनको रास्ता, रूट, एक तरह से उनके लिए उसने गाइड का काम किया और इस पूरी साजिश में भी वो उनके साथ था। तो जैसे ही आदिल के बारे में जानकारी मिली, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस फ्राइडे को अनंतनाग के उसके घर पे पहुंचती है और उसके इस घर को बम से उड़ा देती है। तो इस पहलगाम के गुनहगारों में से एक, हालांकि वो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो क्या पहलगाम पर हमला और 26 बेकसूर सैलानियों की मौत पाकिस्तान आर्मी के चीफ, उनके जनरल के सिर्फ एक सनक का नतीजा है? अब ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिर्फ 6 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ है इस वक्त असीम मुनीर।
असीम मुनीर वो शख्स है, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तब झगड़ा हो गया था और इमरान खान ने 8 महीने के अंदर अंदर असीम मुनीर को हटा दिया था। उसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार आई और इमरान खान जेल चला गया। तो सितंबर 2022 में इस असीम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया गया। असीम मुनीर इसके पहले पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI का डायरेक्टर भी था और ये वही असीम मुनीर है जिसने 2024 में पहली बार रिकॉर्ड पर यह बात एक्सेप्ट की थी कि कारगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी का हाथ था, जिसे पाकिस्तान सरकार अब तक मना करती रहती थी कि हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के सबसे टॉप जनरल ने पहली बार ऑन कैमरा रिकॉर्ड पर यह बात मानी कि कारगिल वॉर के पीछे उनकी सेना थी। असीम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़बोला इंसान है और अपनी आर्मी में अपने ही फौज के अंदर अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान में शुरू से ही आर्मी का दबदबा रहा है। हुकूमत तो वहाँ की कठपुतली होती है, खास तौर पर फॉरेन अफेयर्स के मामले में, वो भी इंडिया के रिश्ते के मामले में। सरकार चाहे जो भी कहे, होता वही है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। तो 16 अप्रैल 2025 की बात है, यानी इस पहलगाम अटैक से 6 दिन पहले। ये 22 अप्रैल को पहलगाम पर हमला हुआ, उसके पहले 6 दिन पहले 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन था और इस ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में जो चीफ गेस्ट थे वो थे जनरल असीम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ। और ये वहां पर एक लाइन बोलते हैं और इस लाइन को ही इस पहलगाम के हमले के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी चीफ के जनरल ने बाकायदा उस फोरम पर, जिसको रिकॉर्ड किया जा रहा था, पाकिस्तान की मीडिया वहां पर मौजूद थी, वो कहते हैं कि कश्मीर हमारे गले की नस था और नस रहेगा हमेशा और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों के वीरतापूर्ण संघर्ष में उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो इनके हिसाब से कश्मीर इनके गले की नस था, है और रहेगा और वो कभी इसको छोड़ना नहीं चाहते। 16 अप्रैल 2025 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये स्टेटमेंट देता है और 6 दिन बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 सैलानियों की मौत हो जाती है और इस आतंकवादी हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों का सामने आ जाना। तो ये बयान और ये हमला, इन दोनों के तार कैसे जुड़ते हैं कि 2019 में जब 370 जम्मू कश्मीर के घाटी से समाप्त कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया, यूटी का दर्जा दे दिया गया, तो पाकिस्तान में कोहराम मचा था। तब तक लश्कर तैयबा, जिसका सरगना है हाफिज सईद, वो ऑलरेडी बैन हो चुका था। पाकिस्तान सरकार को दिखाना पड़ा था मजबूरी तले, क्योंकि वो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं IMF और बाकी वर्ल्ड बैंक से। अमेरिका का भी प्रेशर था। लश्कर तैयबा को एक तरीके से बैन कर दिया गया, तो उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि लश्कर तैयबा जो है वो खत्म हो गया। लेकिन लश्कर तैयबा ने अपना एक शैडो संगठन शुरू कर दिया और उसका नाम रखा TRF, द रेजिस्टेंस फोर्स। ये 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद फौरन ही लश्कर तैयबा ने ये शैडो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था और वो भी कश्मीर के अंदर। और इसका मकसद यही था कि सरकार के फैसले के खिलाफ कश्मीरी लोगों को भड़काए और कश्मीर में फिर से हिंसा फैलाए। और इस शैडो ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का 16 अप्रैल का ये बयान, 3 आतंकवादियों का पाकिस्तान से सरहद के अंदर दाखिल होना और पहलगाम के हमले को अंजाम देना और इसके पीछे हाफिज सईद का जो खास शख्स है उसकी भी इस साजिश में शामिल होने की बात, ये सारी कड़ियां एक साथ जुड़ी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे कारगिल वॉर हुआ और तब भी किसी ने माना नहीं था, पाकिस्तान ने भी नहीं माना। लेकिन अब यह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कह दिया और बहुत दिनों से कश्मीर शांत था, तो फिर लश्कर के ऊपर प्रेशर आया कि पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का सर पे इनके हाथ रहता है, ट्रेनिंग वही देते हैं, फंडिंग वही प्रोवाइड करते हैं। और फिर 22 अप्रैल को पहलगाम की सूरत में हिंसा की यह शक्ल हम सब के सामने आई। तो एक पाकिस्तानी चीफ और उसकी ये सनक और उसके बाद ये पहलगाम का हमला, इसको लेकर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और बाकी लोग कड़ियां जोड़ रहे हैं। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगातार ये कड़ा स्टैंड लिया है, पानी रोकना, वीजा रोकना, इनको इंडिया से बाहर कर देना, वाघा बॉर्डर पे जो चौकी है उसको बंद कर देना, ये कदम ही उसके लिए, क्योंकि इसके तार पाकिस्तानी आर्मी के चीफ के उस स्टेटमेंट से जुड़ते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ की ये सनक पहलगाम में 26 बेकसूर सैलानियों की मौत के रूप में तब्दील हुई। अब जिस जगह पर यह हमला हुआ, बेसन घाटी पहलगाम, वहां पर एक भी CCTV कैमरा नहीं था। अब सोचिए, जो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो, श्रीनगर में 2 ही सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आप द लेक और निशाद गार्डन को छोड़ दे तो या तो पहलगाम है या फिर गुलमर्ग और सोनमर्ग है। और पहलगाम की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल गुलमर्ग और सोनमर्ग की खूबसूरती से अलग है।
तो यहाँ पर हमेशा टूरिस्टों की भीड़ होती है हर सीजन में। लेकिन एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, खास तौर पर उस जगह पे जहाँ पर टूरिस्ट आकर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, खाते पीते हैं। लास्ट ईयर तक इस जगह पर सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियां तैनात होती थी इस पूरे इलाके के टूरिस्ट स्पॉट की सुरक्षा के लिए। 2025 के शुरुआत में सीआरपीएफ के इन 2 कंपनियों में से एक कंपनी को वहां से हटा दिया गया और इसे किसी और जगह डेप्यूट कर दिया गया। अब उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी आर्मी के फोर्सेस की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें करीब 1 लाख इंडियन आर्मी में वैकेंसीज है और इसकी वजह यह है कोरोना काल में भर्तियां जो है वो रुकी हुई थी। हर साल करीब 60,000 आर्मी के लोग जो है वो रिटायर होते हैं। तो 2 साल जब भर्ती रुकी तो इसका मतलब है 1,20,000 आर्मी पर्सन जो है वो रिटायर हो गए, लेकिन उनकी जगह नई बहाली नहीं हुई। हालांकि अग्निवीर स्कीम के तहत लोग आए, सीनियर से लेकर जूनियर पोस्ट तक बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हुई है और उसी का असर ये है कि आप डिप्लॉय करते हैं चीजों को, अपने यूनिट को, अपने कंपनी को, फिर मैनफोर्स की कमियों के साथ ये कमियां आ जाती है। तो इस साल की शुरुआत में सीआरपीएफ के 2 कंपनियों में से एक कंपनी को वहां से पहलगाम से हटाया गया था और उसमें एक गलतफहमी ये भी थी कि टूरिस्ट स्पॉट पर कभी टेररिस्ट अटैक भी आज तक हुआ नहीं है। जो क्विक रिस्पांस टीम थी सीआरपीएफ की दूसरी, उसको इस इंसिडेंट के बारे में करीब 3 बजे की बात है जब ये हमला हुआ, उनको 1 घंटा लगा था मौके पर पहुंचने के लिए। और वो 1 घंटा इसलिए लगा कि जैसे कि बताया ये जो पूरा इलाका है वहां पर गाड़ियों से जा नहीं सकते, 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो पैदल चले या फिर घोड़े से। तो 1 घंटा लगा और वो 1 घंटा आतंकवादियों के लिए काफी था अपना काम करके वापस से उस जंगल में गुम होने के लिए। सीसीटीवी कैमरा कहाँ पर था? अब एनआईए को ये जांच सौंप दी गई। अब एनआईए क्या करे? तो एनआईए पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी उन आई विटनेसेस पे जो वहां पर मौजूद थे। ऐसे 42 चश्मदीद मिले जिन्होंने इन टेररिस्ट्स को देखा, 42। इनमें से एक तो फोटोग्राफर था, तो जब जो गोलियां चली तब वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर पत्तों के आड़ में छुप गया और फिर उसने देखा उन टेररिस्ट्स को। तो 42 के 42 लोगों के स्टेटमेंट्स लिए गए। तो उन्हीं 42 लोगों ने विटनेसेस में ये बताया कि उनमें से 3 लोग पश्तो जुबान बोल रहे थे और उर्दू मिक्स, जबकि 2 लोग लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो फिर एजेंसीज को लगा कि इसमें सिर्फ 2 लोग जो है वो लोकल हो सकते हैं। तो उसमें एक आसिफ और एक आदिल। आदिल के घर को बम से उड़ा दिया गया और आसिफ का जो घर है वो तराल में है, उसको जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलडोजर से गिरा दिया। लेकिन वो दोनों गायब है और वो तीनों पाकिस्तानी भी गायब है। इन तीनों की जांच अब भी जारी है, इन तीनों की तलाश अब भी जारी है। जंगलों में, पीर पंजाल के जंगलों में, गांव के आसपास के जो तमाम घने जंगल है वहां पर, तो इन सब जगहों पर इनकी तलाश जारी है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सभी लगे हुए हैं। विजय शंकर जो एनआईए के हैं, जो इस वक्त इस पूरी जांच को लीड कर रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, वो इस वक्त श्रीनगर में डेरा डाले हुए हैं। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस तीनों पाकिस्तानी टेररिस्ट के नाम का भी पता चला है और उनके ठिकानों का भी, और ये बहुत पुख्ता सबूत है पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि 3 टेररिस्ट आपके हाथ से आए थे सरहद पार करके। तीनों के जो नाम है, एक नाम है इसमें आसिफ फौजी, दूसरे का नाम है अबू तला और तीसरे का नाम है आदिल हुसैन। आसिफ फौजी का अपना एक कोड नेम है और उसका कोड नेम है मूसा, जबकि अबू तला का भी एक कोड नेम है और उसका कोड नेम है आसिफ, और ये दोनों पाकिस्तानी हैं। जबकि आदिल वही अनंतनाग के ब्रिज बहरा इलाके का रहने वाला है। इसके अलावा हमले में शामिल 2 और, उन दोनों की जो पहचान हुई है उसमें से एक का नाम है सुलेमान शाह और उसका कोड नेम है यूनुस, ये पाकिस्तानी है। और दूसरा है लोकल कश्मीरी, उसका नाम है आसिफ शेख, और आसिफ शेख तराल का रहने वाला है जिसके घर को बुलडोजर से गिराया गया। अब जो बाकी ये तीनों पाकिस्तानी बचे, सुलेमान शाह, आसिफ फौजी और अबू तला, ये तीनों पाकिस्तान के पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वहां के रहने वाले हैं। महीने भर पहले वहां पर एक रैली हुई थी हमास की तर्ज पर, और इस रैली में एक तरह से बाकायदा एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था कि हमला कैसे करना है। टीआरएफ का हमला करने का तरीका हमास जैसा है, ये बड़े ग्रुप में नहीं आते, छोटे छोटे ग्रुप में आते हैं। मैक्सिमम 3 से 5 लोग होते हैं इनके ग्रुप में। अपने टारगेट की रेकी करते हैं और फिर उनको गोली मार देते हैं और वापस इनका ठिकाना आशियाना होता है जंगल। फिर ये जंगल में जाकर छुप जाते हैं, शहर से दूर रहते हैं, सड़क से दूर रहते हैं, गाड़ियों में ट्रेवल नहीं करते, अपने पास कोई फोन, कोई गैजेट, इस तरह की कोई चीज नहीं रखते जिससे आप उनको ट्रैक कर सके। तो ये बिल्कुल पुराने तौर तरीके के हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं और यही मुश्किल आती है अपनी एजेंसियों को इन तक पहुंचने के लिए। लेकिन इन तीनों के पीओके से रिश्ते को निकाला गया है। इन तीनों के लश्कर का जो चीफ है हाफिज सईद, उसके जरिए भी उनके रिश्तों को निकाला गया और इस
रिश्ते के साथ सारे सबूत पाकिस्तानी हुक्मरानों को दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हर हमले के बाद कहता है कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया ने जो है सिंधु वाटर से लेकर, जिनके ऊपर इंडिया ने ऑलरेडी एक्शन लिया है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक्शन बहुत ही कम है। जहां तक पानी की बात है उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सोशल मीडिया में, पाकिस्तान के व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस चल रहे हैं। ये चल रहा है कि यार इंडिया वालों कुछ ऐसी धमकी दो जिससे हम लोग डरे, हमें ऐसे मत धमकाओ जो हमें खुद सरकार धमकाती है। यानी पाकिस्तान की सरकारें हमें डेली धमकाती है, तो ऐसी धमकी मत दो। नीचे लिखा होता है पानी रोक लो, वो तो वैसे भी नहीं आ रहा है। मार दोगे, वो तो पाकिस्तानी सरकार हमें वैसे ही मार रही है। लाहौर ले लोगे, ले लो, आधे घंटे में खुद ही लौटा दोगे तंग आकर। ये सारे मैसेजेस पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि वहाँ के लोग की वहाँ की सरकार और फोर्सेस को लेकर क्या राय रखते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सीरियस है और हमारे लिए ये भी जरूरी है कि इसमें एक्शन क्या होता है, क्योंकि सिर्फ पानी रोकने को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। सिंधु जल जो समझौता है उसमें एक ये भी है कि हम कब तक पानी को रोक सकते हैं। अब पानी हम जब रोक भी रहे हैं तो आने वाला मौसम मानसून का है, तो बाढ़ की नौबत आ जाएगी। पता चला कि वापस पानी हमारी ही वापस से मुसीबत बनने वाला है। तो ये सब कब तक चलेगा, फुल ऑपरेशन कब होगा, यही सवाल सबके मन में है। तो ये सारे सवाल जो है ये सरकार से है और सरकार के जवाब का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बल्कि जवाब का नहीं, सरकार के एक्शन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सब लोग मोदी जी से आस लगाए बैठे हैं। इस बार लड़ाई आतंकवादियों से नहीं है, इस बार सीधा लड़ाई पाकिस्तान से है। इन आतंकियों को हमारी इंडियन फोर्सेस जो है वो सजा नहीं देगी, इनको इनका खुदा सजा देने वाला है। तो इंडियन फोर्सेस को बस इन आतंकवादियों को इनके खुदा के पास पहुंचाने की देर है। इसमें ये एक बात अच्छी है, विपक्ष भी सरकार का साथ दे रहे हैं, सरकार की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो हमें अब सिर्फ इंतजार है इंडिया की तरफ से होने वाले रिएक्शन का। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। जैसे इस केस में कुछ अपडेट आते हैं हम अगला वीडियो जरूर लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।